ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था, है ना। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैंने सोचा इसका एक लेक्चर बना के और आपको मैं दे दूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, है ना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेसिंग ऑफ कर्व। इसमें सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जिनको अपने को फोकस करना है। वो पॉइंट्स क्लियर हो गए तो कोई सा भी कर्व है, अपने को सबसे पहले उन पॉइंट्स के बारे में ही बात करना है। वो पॉइंट्स अपने दिमाग में आ गए तो कर्व का एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर अपने को समझ में आ जाएगा, फिर हम उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। करना अपने को भी यहाँ पे भी वही है जो अपन 10th 9th में करते थे, जैसे ट्रेसिंग ऑफ लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन अपन ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे, वाई को सेपरेट लिख लेते थे और राइट हैंड साइड में बाकी इक्वेशन को रख देते थे। एक्स की वैल्यू अपने मन से रखते थे, उसके करस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू अपने आप मिलती जाती थी, ठीक है ना। करेंगे अपन लास्ट में यहाँ पे भी वही, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। उसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री। हमें यह देखना होता है कि कर्व किस एक्सेस के रिस्पेक्ट में, किस क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, राइट। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स एक्सेस। तो इसमें क्या है, इसका छोटा सा फंडा है कि इफ डिग्री ऑफ वाई इन कर्व इज इवन, अगर किसी कर्व में y की डिग्री इवन हुई तो वो कर्व x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, ये कर्व है और यहाँ पे y की डिग्री क्या है, इवन है, स्क्वायर लिखा है, तो ये कर्व 100% x एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। कैसे, देखो आप इसको, कभी आपने पैराबोला देखा होगा, तो पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा बनता है। ऐसा बनता है मतलब मैं इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये अपना x एक्सिस होता है, ये अपना y एक्सिस होता है, राइट। इस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व को मैं फोल्ड कर दूं तो ये पोर्शन इस पोर्शन को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कर्व यहाँ पे y की डिग्री जो है इवन थी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आता है सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा, मतलब इफ डिग्री ऑफ x इज इवन, इफ डिग्री ऑफ x इज इवन, जैसे फॉर एग्जांपल से x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जस्ट अपोजिट पैराबोला। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसे बनेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4y आपने देखा होगा बचपन से मैथमेटिक्स में, 12th 11th में पैराबोला पढ़ा होगा, तो ऐसा बनता है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। तो याद रखिए आप कभी भी अगर x की डिग्री इवन है तो पैराबोला या कर्व जो भी बनेगा वो हमेशा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनेगा। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक मतलब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व को फोल्ड कर दूंगा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। क्लियर है। तो ये 2 टॉपिक हैं सिमेट्रिक के। तीसरा है अपने पास C। इसमें अगर मैं इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, अगर मैं x और y की वैल्यू को आपस में कर्व में इंटरचेंज कर दूं तो कर्व के इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, कर्व की वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, तब वो कर्व लाइन y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तब वो कर्व किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, लाइन y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। कब, जब हम x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें। कैसे, देखो आप, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे x को y से रिप्लेस कर दूं या y को x से रिप्लेस कर दूं तो इस कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कर्व को आपने इसको भी ड्रॉ किया होगा पहले, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ये सपोज करो लाइन y इक्वल टू x है, राइट। कभी आप x इक्वल टू x इंटू वाई इक्वल टू c को देखोगे तो इसका थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा लगभग बनता है कर्व का। ऐसे इसको मैं फोल्ड कर दूं लाइन के रिस्पेक्ट में तो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, ठीक है ना।
तो सिमेट्रिक का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, एक्स की वैल्यू को वाई से और वाई की वैल्यू को एक्स से इंटरचेंज कर दें, कोई फर्क ना पड़े, तो कर्व स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। क्लियर है? और इसका फोर्थ पॉइंट है सिमेट्री का, सिमेट्री का फोर्थ पॉइंट है ई पॉइंट, अगर मैं इफ x को मैं माइनस एक्स से, x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, पूरे इक्वेशन में x को माइनस एक्स से और y को मैं माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, तो कर्व के इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, कोई चेंज ना आए, तो कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है। अपोजिट क्वाड्रेंट्स आप समझते होंगे, इसका अपोजिट ये क्वाड्रेंट होता है और इसका अपोजिट ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, x को माइनस एक्स से, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, कर्व में कोई फर्क ना पड़े, तो कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। इसका भी एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में बोल दूं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, x को माइनस एक्स से अगर मैं रिप्लेस कर दूं और y को मैं यहाँ पे माइनस वाई से रिप्लेस कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, अपने पास क्या मिलेगा, वापस y इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब जो कर्व जिस फॉर्म में था एज यूजुअल फॉर्म में हमें वापस से कर्व मिल गया। क्लियर है? तो ये कर्व डेफिनेटली ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व आपने देखा होगा कभी, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो आप, y इक्वल टू साइन एक्स को कैसे हम बोलते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व कैसे होता है, यहाँ से ऐसे, ये राइट लाइक दिस, ये फिर ऐसे चल के ऐसे, ये y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व है। आप देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये इतना पोर्शन इतना पोर्शन, अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप कर दूं, ये इसको कवर कर लेगा। ठीक इसी तरीके से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला पोर्शन इधर उठा के रख दोगे, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, है ना। तो ये चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सिमेट्री का, दैट वाज व्हाट, सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू अपोजिट क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? तो सिमेट्री, सबसे पहले कर्व, कोई सा भी कर्व दिया जाएगा, अगर उसको हमें ट्रेस करना है, उसको ड्रॉ करना है, तो हम पहले सिमेट्री पे बात करेंगे। सिमेट्री मतलब हम इन 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है ना। सिमेट्री जैसे ही क्लियर हो गया हमारा, तो सिमेट्री के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा कर्व ऑरिजिन से होकर के जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। मतलब सिमेट्री के बाद दूसरा पॉइंट आता है ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब हम ये चेक करेंगे कि हमारा कर्व ऑरिजिन यानी 0 0 से होकर के पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कर्व में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। किसी भी कर्व में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर उस कर्व का इक्वेशन ये पुट करने के बाद सेटिस्फाई हो गया, तो हम बोलेंगे कर्व ऑरिजिन पे होकर जा रहा है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स इक्वल टू 0 रख दूंगा, वाई इक्वल टू 0 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 0 पे कर्व सेटिस्फाई हो गया, कर्व का इक्वेशन फुलफिल हो गया। तो ये कर्व डेफिनेटली किससे होकर के जाएगा, ऑरिजिन से होकर के जाएगा। देखो आपने अभी डायग्राम बनाया था इसका, ये देखो राइट, यहाँ पे ऑरिजिन, ये 0 0 है, तो ये कर्व 0 0 से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा, अगर ये और कर्व 0 0 से होकर के जा रहा है, देन ओनली तीसरा पॉइंट आएगा, वो आएगा टेजेंट एट ऑरिजिन। क्या आएगा, टेजेंट एट ऑरिजिन। मतलब ये पॉइंट तभी वैलिड है जब ये पॉइंट फुलफिल हो। अगर ये कर्व ऑरिजिन से होकर के नहीं जाएगा, तो उस पर टेजेंट भी नहीं बनेगा। टेजेंट केवल और केवल तब बन सकता है जबकि कर्व ऑरिजिन से होकर के जाए, ठीक है ना। तो टेजेंट एट ऑरिजिन हम निकालेंगे कैसे? टेजेंट एट ऑरिजिन निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, कर्व में लीस्ट डिग्री टर्म जो है, कर्व का जो भी लीस्ट डिग्री टर्म है, एक्स में हो या वाई में हो, उसको आप 0 के बराबर पुट कर दो। जैसे ये है ना, इसमें लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये तो वाई की डिग्री 2 है, ये तो बड़ा हो गया, तो लीस्ट डिग्री टर्म हमारे पास ये है 4ax। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 0 के बराबर कर दूंगा। मैं लिख देता हूं, इक्वेटिंग टू 0 द लीस्ट डिग्री टर्म। For example, in curve
y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, टेजेंट एट ऑरिजिन विल बी व्हाट, टेजेंट एट ऑरिजिन लिख देता हूं पूरा, टेजेंट एट ऑरिजिन इज दिस 4ax इक्वल टू 0, इक्वेटिंग 0 द लीस्ट डिग्री टर्म। तो अगर मैं 4ax को 0 पुट करूंगा तो यहां से डायरेक्ट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सेस। यानी इस कर्व का 0 0 पे ऑरिजिन पे टेजेंट जो है वो क्या होगा, y एक्सेस होगा। कैसे देख लो आप, आपने कर्व ड्रॉ किया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये देखो ये लाइन टच करते हुए जा रही है एक पॉइंट पे, राइट। तो ये लाइन यानी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये लाइन क्या काम करेगी, टेजेंट का काम करेगी। क्यों, क्योंकि ये कर्व 0 0 से होकर के जा रहा था, 0 0 पे टेजेंट क्या हो जाएगा इसका, y इक्वल टू x हो जाएगा, सॉरी y एक्सिस हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो जाएगा। बात क्लियर है, ओके राइट। इसके बाद थर्ड पॉइंट के बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें हम क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, राइट, किसी भी कर्व में हम y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x या x के फॉर्म में हमारे को इक्वेशन मिलेगा। अगर सिर्फ x इक्वल टू 0 मिला तब तो कर्व किससे होकर के जाएगा, केवल ऑरिजिन 0 0 से होकर के जाएगा। लेकिन y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x इक्वल टू 0 के अलावा से x इक्वल टू a मिल गया या x इक्वल टू b मिल गया, सपोज करो, तो कर्व ऑरिजिन 0 0 के अलावा इन पॉइंट से भी होकर जाएगा, मतलब तब कर्व a, 0 से भी होकर के जाएगा और b, 0 से भी होकर के जाएगा, यानी ऑरिजिन के अलावा भी 2-3 पॉइंट से अलग जाएगा कर्व, ठीक है ना, क्लियर है। और सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो अगर y इक्वल टू 0 मिल गया तब तो कर्व केवल 0 0 से होकर के जाएगा, लेकिन y के अलावा भी c मिल गया और d मिल गया 0 के अलावा भी, तो कर्व 2 और पॉइंट से होकर के जाएगा, यानी 0, c और 0, d। ये केवल कर्व का नेचर चेक करने के लिए हम करते हैं, है ना, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब पड़ेगी तब अपन इसको देख लेंगे, क्लियर है, ओके। ये 4 के बाद 5वां पॉइंट आता है, 5th पॉइंट आता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है इनफाइनाइट में कर्व जिस स्ट्रेट लाइन को टच करे, इनफाइनाइट में कर्व जिस स्ट्रेट लाइन को टच करे, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट। और एसिम्पटोट को हम निकालते कैसे, अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा पूरे क्वेश्चन में ही। एसिम्पटोट को निकालने का तरीका क्या होता है, जो पूरे इक्वेशन में कर्व में हाईएस्ट डिग्री पावर होते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म होते हैं, उनको हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, और वहां से हमें एसिम्पटोट्स मिलता है। एसिम्पटोट भी मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है एसिम्पटोट के, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला एक ऐसा करके कर्व बताया था ऐसे, राइट, ठीक है, एक ऐसा कर्व बताया था, तो इसके एसिम्पटोट क्या होंगे, इसका एसिम्पटोट एक्स एक्सिस भी होगा और इसका एसिम्पटोट वाई एक्सिस भी होगा, क्योंकि एक्चुअली ये कर्व ये डायरेक्ट ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये क्लोज होता जाएगा, क्रॉस तो नहीं करेगा लेकिन ये क्लोज होता जाएगा, राइट। तो इस कर्व के लिए एक्स एक्सिस भी एसिम्पटोट का काम कर रहा है और वाई एक्सिस भी एसिम्पटोट का काम कर रहा है, और ये टेजेंट का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, तब हमें एसिम्पटोट मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको देखेंगे, राइट, कर्व में डायरेक्ट जब क्वेश्चन की बात करेंगे वहां से अपन देखेंगे, ठीक है। ये 5 के बाद छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि कर्व पूरे स्ट्रेट लाइन पूरे रियल नंबर r में डिफाइंड हो, कर्व का अपना खुद का एक बाउंडेशन होता है, ठीक है ना, और उस बाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका एग्जांपल मैं क्लियर करता हूं, एक ही कर्व से मैं पूरी बात क्लियर कर देता हूं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, राइट, इसको ये देखना है कि ये कर्व किन किन x की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, मतलब x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है कि इसकी कोई लिमिटेशंस हैं। तो इसको
ज्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 2√ax लिख देते हैं। अब अगर आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में, तो रूट है, रूट के अंदर हम केवल कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, जो कि पॉजिटिव हो, राइट। मतलब यहाँ पे ये कर्व केवल और केवल कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो मतलब x ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये कर्व में आप x की वैल्यू निगेटिव नहीं रख सकते। ये केवल किसके लिए डिफाइंड है, x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है ना। ये क्राइटेरिया को सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्व में, है ना। जरूरी नहीं कि हम पूरी, देखो आप ये आपने बनाया था, अभी बनाया था y² इक्वल टू 4x, यहाँ पे देखो निगेटिव वैल्यूज हमने नहीं लिया, हमने केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज लिया। ये x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कर्व डिफाइंड था। बात क्लियर है। तो ये रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस से क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कर्व एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में डिफाइंड है या एक्स एक्सिस के निगेटिव में डिफाइंड है। बात क्लियर है। इसके बाद लास्ट है, जैसे हमें पता चल गया कि रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया, तो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस हमें मिल गया, मतलब डोमेन मिल गया एक्चुअली, एक तरीके से बोला जाए तो हम केवल उस डोमेन में पॉइंट्स लेते हैं, और उस डोमेन में पॉइंट्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, स्पेशल पॉइंट्स निकालते हैं। सातवां आखिरी पॉइंट है स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स, तो स्पेशल पॉइंट्स में करना कुछ भी नहीं है, कर्व आपने को y² इक्वल टू जैसे ऐसा दिया है, y² इक्वल टू 4x है या कुछ भी y के फॉर्म में, आप उसको सिंपल y के फॉर्म में लाओ, एक्सप्लिसिटली y के फॉर्म में लिख दो, मतलब लेफ्ट में कंप्लीटली y लिख दो और राइट में पूरी तरीके से x के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। उससे क्या फायदा होगा, x की वैल्यू इस डोमेन के हिसाब से आप लेते जाओगे तो y की वैल्यू आपको अपने आप मिलती जाएगी। क्लियर है। और उससे अपने को कर्व का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये किसी ने बोल दिया y² इक्वल टू 4x, मुझे इसका डायग्राम नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू अपने मन से लूंगा। तो एक बार मैंने x इक्वल टू a ले लिया, x इक्वल टू 2a ले लिया, x इक्वल टू 3a ले लिया। यहाँ a पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने x इक्वल टू a ले लिया कर्व में, तो मेरे पास कर्व क्या था, y² इक्वल टू 4x था। तो क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू a, ये कर्व क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4a² हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2a हो जाएगा। इसी तरीके से x इक्वल टू 2a ले लिया तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 8a² हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2√2a हो जाएगा, राइट। तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज लूंगा तो मुझे कर्व के रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज क्या मिलेंगी, ये प्लस माइनस में मिलेंगी। मतलब देखो आप, अगर x इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास a है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2a भी हो जाएगा और यहाँ पे -2a भी हो जाएगा। x की वैल्यू 2a है तो y की वैल्यू 2√2a भी हो जाएगी और यहाँ पे -2√2a भी हो जाएगी, इसलिए कर्व ऐसे से ऐसे जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो और बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन भी करवा दूं सर, अभी ये तो मैंने केवल डिस्कस किया है कि ये किस बेल्ट, सॉरी, अच्छा इसको निकाल दोगे, हाँ ठीक है सर, सॉरी। ओके, तो मैं अब इसके आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो पूरा स्ट्रक्चर अपने आप क्लियर हो जाए क्या क्या करना होता है ना। बच्चे जनरली इस टॉपिक से घबरा जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है ना, लेकिन है कुछ भी नहीं। आप ये दिमाग में मान के चलो कि आप 9th-10th की मैथ्स डील कर रहे हो ना, आप एक स्ट्रेट लाइन सेट कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन में केवल अपने को एक्स की वैल्यू अपने मन से लेना होता था और वाई की वैल्यू अपने आप आती जाती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिंस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कई टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इसमें क्राइटेरिया सेट करनी होती है, बाउंडेशन सेट करना होता है ना। इस हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं बट वो यूजलेस हैं। ये अगर ये आपको 7 पॉइंट अगर ढंग से क्लियर है तो आप आराम से कर्व को ट्रेस कर सकते हो, कर्व को ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब देखो इसका मैं एग्जाम्पल बहुत सीधा सिंपल एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करूंगा, राइट। सिंपल एग्जाम्पल से मैं इसका शुरुआत कर रहा हूँ, राइट।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। इसके बाद अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि फिट द कर्व या ट्रेस द कर्व या ड्रॉ द कर्व, दिस y इक्वल टू एक्स क्यूब, ड्रॉ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ड्रॉ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आप सिंपल देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इसको ड्रॉ करने के लिए हम 7 जो पॉइंट्स अभी अपने डिस्कस किया, उन 7 पॉइंट्स को हम एक 1 बाय 1 क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्या था, सिमेट्री था। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इस कर्व की सिमेट्री चेक करना है कि ये कर्व सिमेट्रिकल कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं y को -y से रिप्लेस कर दूं और x को -x से रिप्लेस कर दूं, तो इस कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, आप देख लो। तो कर्व क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -x का क्यूब, बट -x का क्यूब क्या दे देगा, -x क्यूब दे देगा, क्योंकि और पावर है, राइट। तो इससे डायरेक्टली माइनस माइनस गेट कैंसिल, मतलब वापस कितना आ गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। तो यहाँ पे y को -y और x को -x से रिप्लेस करने पर कर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा, कर्व एज इट इज आ गया। तो देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स, है ना। ये लाइन आप पूरा लिख लो, अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स। क्लियर है, मतलब मुझे ये बात 100% क्लियर हो गई कि कर्व इधर जैसा रहेगा, लगभग वैसा ही उसका स्ट्रक्चर इधर भी बनेगा। अभी पहली बात जो मुझे समझ में आई इस कर्व के बारे में वो ये है, राइट, कि कर्व का जैसा स्ट्रक्चर इधर रहेगा, है ना, वैसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर इधर रहेगा। क्लियर है, ओके। तो पहला पॉइंट हो गया सिमेट्री। दूसरा पॉइंट हम चेक करेंगे कि वेदर द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन, राइट। हम क्या चेक करेंगे कि कर्व ऑरिजिन से होकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। कर्व में मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दिया किस में, इस कर्व में, तो मेरे पास क्या मिलेगा, वी विल गेट 0 इक्वल टू 0, मतलब इस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी ये कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब ऑरिजिन से होकर के जा रहा है ना। तो देयरफॉर द कर्व पासेज थ्रू ऑरिजिन, कर्व पासेज थ्रू ऑरिजिन। ये बात मुझे समझ में आ गई कि कर्व डेफिनेटली यहाँ ऑरिजिन से होकर के जाएगा, ठीक है ना, कैसा भी बने लेकिन वो ऑरिजिन से होकर के जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जैसे मुझे ऑरिजिन से पता चल गया कि कर्व ऑरिजिन से होकर के जाएगा, है ना, तो मैं उस ऑरिजिन पे कर्व का टेंजेंट निकालूंगा, है ना। ये थोड़ा लिमिट है यहाँ पे, अगर कर्व ऑरिजिन से होकर के जाएगा देन ओनली उसका टेंजेंट ऑरिजिन पे बनेगा, ऑरिजिन से होकर नहीं जाएगा तो बट ऑब्वियस है उसका टेंजेंट नहीं बनेगा। तो तीसरा मैं क्या चेक करूंगा, टेंजेंट एट ऑरिजिन। मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पे, टेंजेंट एट ऑरिजिन, राइट। तो टेंजेंट एट ऑरिजिन के लिए मैंने क्या बोला था, इक्वेटिंग टू 0 द लीस्ट डिग्री टर्म, इक्वेटिंग टू 0 द लीस्ट डिग्री टर्म। मेरे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स क्यूब था, y इक्वल टू एक्स क्यूब था। तो यहाँ लीस्ट डिग्री टर्म क्या है, y है, राइट, क्योंकि x की डिग्री तो 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए लीस्ट डिग्री टर्म हुआ। तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 0 के बराबर, राइट। मैं लिख देता हूँ इक्वेटिंग 0 द लीस्ट डिग्री टर्म, द लीस्ट डिग्री टर्म। तो लीस्ट डिग्री टर्म तो y है मेरे पास, तो मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। y इक्वल टू 0 पुट कर दिया मतलब मेरे को क्या मिला, x एक्सिस, राइट। y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इस कर्व का टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 0 पे x एक्सिस हो जाएगा। इस कर्व का टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0 0 पे ऑरिजिन पे x एक्सिस हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है, ओके, राइट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखता हूं, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में केवल मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इक्वल टू 0 मतलब डायरेक्ट x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी नहीं मिली। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, सिंपली y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी ये कर्व 0 0 के अलावा कहीं से भी पास नहीं हो रहा है, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को, x को और y को दोनों को केवल 0 0 पे कट कर रहा है, इसके अलावा कर्व कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। x एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा है और y एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा है, केवल ये कर्व 0 0 से होकर के जाएगा। बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। ओके, अब देखो ये चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट और जहाँ पे जनरली बच्चे गलतियाँ करते हैं, दैट इज एसिम्पटोट। ध्यान से देखना, यहाँ पे जनरली बच्चे गलती करते हैं। हालांकि हम बीसीए वाले बच्चों को मैंने मेरी क्लास में पूरा प्रॉपरली एसिम्पटोट कैसे ड्रॉ करते हैं बताया है, लेकिन यहाँ पे इसका छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, तरीका है, उस तरीकों को हम ध्यान रखेंगे तो एसिम्पटोट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ठीक है, ये फिफ्थ है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। इस बार मैं टर्म, पूरे टर्म को इक्वेट नहीं करूंगा 0 के बराबर, केवल मैं कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा, राइट। कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा किसके, x के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट और एक बार y के हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो जैसे मैंने करूंगा इक्वेटिंग, इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y क्या है, सिर्फ y है, राइट। उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मेरे को, 1। y के साथ क्या लिखा है, y के साथ केवल 1 लिखा है ना, सिंगल y है, मतलब y के साथ 1 लिखा है। तो इसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ 0 के बराबर तो 1 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और सेम पैटर्न पे मैं क्या करूंगा, x का हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट कर दूंगा। तो सिमिलरली यहां पे मैं लिख देता हूं, सिमिलरली अगर मैं x के हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करूंगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा, x के हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा 0 के बराबर, तो सिमिलरली मुझे वापस क्या मिल जाएगा, 1 0, 1 इक्वल टू 0। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो देयरफॉर नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट फॉर दिस कर्व, ठीक है ना। इस कर्व के लिए कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये बात ध्यान से देखिए आप, है ना। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या था अपना पांचवा पॉइंट, जो भी रहा, पांचवा छठा जो भी हो, क्या था, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका क्या है अपने पास, दिस इज रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में आप डायरेक्टली थोड़ा सा देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, इफ x इज पॉजिटिव तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव और x निगेटिव है तो y निगेटिव। मतलब इसका क्या मतलब निकला कि कर्व केवल या यहाँ डिफाइंड होगा या तो हाँ, x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू निगेटिव तो y की वैल्यू निगेटिव। देखो ना, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, राइट। तो x की वैल्यू निगेटिव तो y निगेटिव, मतलब कर्व केवल यहाँ और यहाँ डिफाइंड है, इसके अलावा कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ओके, आखिरी पॉइंट है, ये छठा था, आखिरी पॉइंट है स्पेशल पॉइंट्स। हम बात करेंगे स्पेशल पॉइंट्स की, है ना। स्पेशल पॉइंट से बिल्कुल क्राइटेरिया समझ में आ जाएगी कि कर्व कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है स्पेशल पॉइंट्स, राइट। स्पेशल पॉइंट्स में मैं x की वैल्यू अपने मन से
मुझे समझ में आ गया ना कि x की वैल्यू मैं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ले सकता हूँ, है ना, मतलब ऑरिजिन के राइट तरफ ले सकता हूँ, और x के निगेटिव कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे जैसे समझ में आ गया, तो 2 मिनट के लिए अगर जैसे मैंने x इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो अपने आप y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। x इक्वल टू 2 ले लिया तो y इक्वल टू क्या, 2 का क्यूब मतलब 8। इसी तरीके से x इक्वल टू 3 ले लिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27। और ऐसे करके मुझे जैसे अगर मैं x को इन्फानाइट की तरफ ले लूंगा, x को इन्फानाइट अप्रोच करवा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली y भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट की तरफ अप्रोच हो जाएगा अपने आप, एक्सटेंडिंग टू इन्फानाइट। इन्फानाइट एक्चुअली मैं ले नहीं सकता, इन्फानाइट कभी अपन जानते हैं तो ले क्या सकते हैं, राइट। अप्रोच जरूर करवा सकता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँगा कि जैसे जैसे x जो है इन्फानाइट की तरफ जाएगा, तो y भी अपने आप कहाँ तक चला जाएगा, इन्फानाइट की तरफ। x जैसे जैसे इन्फानाइट की तरफ जाएगा, y भी ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, इन्फानाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, अब मैं कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर है, ओके, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्व को मैं जब ड्रॉ करूंगा, तो देखो ध्यान से, आप देखो मैंने क्या बोला, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, क्लियर है। मैंने बोला कि कर्व सबसे पहले हमने देखा था कि लाइन y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, राइट। और पॉजिटिव में जैसे मैंने यहाँ पे देखो आप 1 लिया तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा 1 1, राइट। 2 पे लिया तो यहाँ कहीं पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे लिया तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे 27 हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि लाइन पे आए बात, ठीक है ना, लाइन के बाहर भी जा सकती है। मतलब मैं देखूं तो कर्व मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये यहाँ से जा करके ऐसा बनेगा, ठीक है, ध्यान से देख लो आप। इन्फाइनाइट पे एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट तो वाई टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। और सिंस ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो जैसे ऐसा बना सेम लगभग वैसा कर्व मेरा ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे देख लो, ध्यान से देखना कि ये x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 इसके टेजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर ये टच करते हुए आगे लाइन जा रही है, इसलिए ये टेजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। और कर्व जैसा इधर जा रहा है सेम वैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लो। देखो कर्व ऑरिजिन से भी होकर के जा रहा है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। कर्व y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। स्पेशल पॉइंट में x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू निगेटिव तो y की वैल्यू निगेटिव, राइट। तो ड्रॉ तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे, लेकिन ये 2 4 5 6 पॉइंट्स क्लियर होने से एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेना। थैंक यू।